हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सुमेश सिंह केमिस्ट्री पर। तो देखिए, हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे पिछले सेशन में वो था हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें हमने एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखे थे। आज हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में बात करेंगे और ये चैप्टर आपका यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, आपको मिला जुला करके 5 से 7 टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया और आपका पीसीआर टेक्निक है जो लास्ट में मेंशन है। यही सारी चीज़ें आपसे बार बार घुमा फिरा करके चीज़ों को पूछता रहता है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो हम लोग यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन एलियन डीएनए टू बिकम पार्ट ऑफ अ क्रोमोजोम एनीवेयर अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड रिप्लिकेट नॉर्मली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है आपका, why it is not possible for an alien DNA to become part of a chromosome anywhere along its length and replicate normally सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी भी एलियन डीएनए को किसी भी क्रोमोजोम के कहीं पर भी लिंक नहीं कर सकते। क्या रहा है कि वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू एन एलियन डीएनए टू बिकम पार्ट ऑफ अ क्रोमोजोम एनीवेयर अलोंग इट्स लेंथ एंड रेप्लिकेट नॉर्मली। अब देखिए, यहाँ पर किसी भी डीएनए के अंदर एक आपका, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्लाज्मिड है, कोई वेक्टर है, वेक्टर में एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है जहां से क्या होती है, रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग होती है। उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हमें जो है क्या करना है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर इस साइट पर हमें एलियन डीएनए को क्या करना है, लिंक करना है। एलियन डीएनए को कहां पर लिंक करना है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाले पोर्शन में हमें क्या करना है, एलियन डीएनए को लिंक करना है। उससे क्या होगा, आपका जो डीएनए है वो नॉर्मली रेप्लिकेट करेगा। हम कहीं पर भी लिंक नहीं कर सकते, हमें कहां पर लिंक करना है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाले रीजन में। तो इसका आंसर यही होगा कि हमें जो है आप इसको कहां पर लिंक करना पड़ेगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाले रीजन में। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डू डीएनए फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड द एनोड ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? इफ यस एक्सप्लेन। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन लोग यहां पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, डू डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव टुवर्ड द anode DNA fragment move toward the anode during gel electrophoresis if yes explain. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट है, क्या वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एनोड की तरफ मूव करता है? अगर करता है तो क्यों करता है, आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनोड का चार्ज क्या है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एनोड का चार्ज क्या है। तो एनोड आपका होता है पॉजिटिवली चार्ज। कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। और आपका कैथोड जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में वो होता है निगेटिवली चार्ज। क्या होता है आपका? निगेटिवली चार्ज। अब ये तो हमने पता कर लिया एनोड और कैथोड का चार्ज। अब हमें पता होना चाहिए कि डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। तो आपका डीएनए होता है निगेटिवली चार्ज। डीएनए कैसा होता है आपका? निगेटिवली चार्ज।
तो डीएनए आपका हो गया निगेटिवली चार्ज्ड। अब ये जो आपका निगेटिवली चार्ज डीएनए है, जो आपका निगेटिवली चार्ज डीएनए है, इसकी टेंडेंसी क्या है? इसकी टेंडेंसी ये है कि ये पॉजिटिव पोल की तरफ बढ़ेगा, पॉजिटिव पोल की तरफ बढ़ेगा। तो ये बढ़ता है किसकी तरफ? एनोड की तरफ। किसकी तरफ बढ़ता है? आपके एनोड की तरफ। तो ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? यस। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? यस। यस, डीएनए फ्रेगमेंट मूव टूवर्ड the anode during gel electrophoresis। क्योंकि अब आपको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप कि आप कहेंगे कि डीएनए जो है आपका वो एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्या है आपका? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो वो पॉजिटिव पोल की तरफ बढ़ेगा, मतलब आपके एनोड की तरफ उसका मूवमेंट दिखाई देगा। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जो डीएनए का आपका सेपरेशन जो आप कर रहे हैं वहां पर, वो किसके बेसिस पे करते हैं? तो आप कहेंगे कि साइज के बेसिस पे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अब यहां पर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेंट सेल। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका? डिस्क्राइब द रोल ऑफ, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, डिस्क्राइब द रोल ऑफ calcium chloride in the preparation of competent cell, in the preparation of competent cell, in the preparation of competent cell। हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर? हमसे कह रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड का क्या फंक्शन हो सकता है प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेंट सेल को बनाने में। अब आप समझिए कि मान लीजिए कोई एक होस्ट सेल है। क्या है आपका? होस्ट सेल है। एग्जांपल में कह रहा हूं बैक्टीरिया। क्या कह रहा हूं मैं? बैक्टीरिया। अब हमें इस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या करना है कि डीएनए को क्या करना है? इंसर्ट करना है। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर मैं चाहता हूं कि हमारा जो डीएनए है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, वो इनकॉर्पोरेट हो जाए किसके अंदर? इस बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब डीएनए आपका है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इजिली जो है जाएगा नहीं। तो ये जो आपका कैल्शियम क्लोराइड है, ये क्या करेगा? इसमें होते हैं डाइवेलेंट कटायन। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये Ca+2 Cl- में आपका ब्रेक होगा, +2 Cl- में आपका ब्रेक हो। जो ये आपका है डाइवेलेंट कैल्शियम कटायन जो है आपका, ये क्या करेगा? ये पोर बनाएगा। क्या बनाएगा? आपका पोर क्रिएट करेगा। किसके अंदर? सेल वॉल के अंदर। किसके अंदर? सेल वॉल के अंदर ये क्या करेगा? पोर क्रिएट करेगा, जिससे डीएनए के मूवमेंट को हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं। आसानी से डीएनए क्या हो जाएगा? इस होस्ट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो आपको यही चीज बतानी है कि जो आपका ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये क्या करेगा? ये आपका वहां पर पोर क्रिएशन का काम करेगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हमारे लिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली बिना बताए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में एनसीईआरटी ही है। तो आपको ये सारे क्वेश्चनों को देखना है। देखिए, बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में वैरायटी नहीं है क्वेश्चन में। आपको घुमा फिरा करके वही एक ही बात अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो भी इस चैप्टर से बहुत अच्छा वेटेज आपको मिलेगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब देखिए हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग वेक्टर? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ what is the importance of
क्लोनिंग वेक्टर इन, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपके क्लोनिंग वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैंने आपको पहले ही शुरुआत में ही बताया था कि क्लोनिंग वेक्टर आपका काम क्या करते हैं, कैरियर का काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर? क्लोनिंग वेक्टर क्या करते हैं काम, ये आपके कैरियर का काम करते हैं। एक व्हीकल मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं। किसकी तरह? व्हीकल मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं। व्हीकल मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं। जैसे समझिए बात को कि अगर आपको इस प्लेस से, मान लीजिए कोई प्लेस है एक्स, क्या है आपका, कोई प्लेस है एक्स, यहां से आपको जाना है एक प्लेस पर वाई। कहां पर जाना है? एक प्लेस पर वाई। तो आप यूज करते हैं किसी भी व्हीकल का, किसी भी साधन का आप यूज करते हैं, किसी भी आप व्हीकल का यूज करते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारा डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है, हम लोग क्या करते हैं कि इसको हमें डालना है किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। कहां डालना है इसको? हमें होस्ट सेल के अंदर हमें इसको लिंक करना है, आपका इनकॉर्पोरेट करना है, इंट्रोड्यूस करना है। किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। तो यहां पर कौन बीच में कौन कैरियर काम कर रहा है? तो यहां पर कैरियर का काम करते हैं आपके क्लोनिंग वेक्टर। कौन काम करता है? आपका क्लोनिंग वेक्टर। अब होता कैसे प्रोसेस, ये समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका एक डीएनए है, ये आपका डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है, और ये है आपका क्लोनिंग वेक्टर। क्या है आपका? क्लोनिंग वेक्टर। मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी। हम लोग क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट कर लेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें ये मिल गया हमारा डिजायर्ड सेगमेंट, और यहां पर मिल गया हमें हमारा क्लोनिंग वेक्टर। फिर दोनों को क्या करेंगे? डीएनए लाइगेज से जोड़ देंगे, डीएनए लाइगेज से लिंक कर देंगे, और बना लेंगे आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बना लेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग क्या करेंगे? किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये हमने किसी होस्ट के अंदर इसको क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे क्या, जो आपका क्लोनिंग वेक्टर है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? आपके एक तरीके से व्हीकल मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर रहा है, एक कैरियर की तरह एक्ट कर रहा है डीएनए के ट्रांसफर में। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके लगभग मैंने सारे करवा दिए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, जो आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक ब्रीफली। क्या है आपका? डिस्क्राइब डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक ब्रीफली। तो क्वेश्चन हमारा है यहां पर, डिस्क्राइब डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक ब्रीफली। डिफाइन डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक ब्रीफली। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2014, 15, 7, 11, 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 2014, 15, 12, 7, 11 इतने सालों में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या। ध्यान सुनिएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारी वो टेक्नोलॉजी है जब हम किसी भी डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को किसी वेक्टर में लिंक करके क्या बनाएं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएं, और उसको बाद में किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें क्लोन होने के लिए। समझिए बात को कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक जीन का छोटा सा टुकड़ा है। क्या है आपका? एक जीन का छोटा सा टुकड़ा है। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसकी बहुत सारी कॉपी बना लूं, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे उसके लिए कोई एक होस्ट चाहिए होगा। जो होस्ट डिवाइड करेगा तो मेरा जो है जीन भी क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग वहां पर एक वेक्टर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट लेंगे और एक वेक्टर सेलेक्ट करेंगे। दोनों को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे? लाइगेट कर देंगे। किससे? डीएनए लाइगेज से। तब हमारा बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं किसी सुटेबल होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दूंगा। जैसे जैसे आपका होस्ट मल्टीप्लाई करेगा वैसे वैसे आपका क्या मल्टीप्लाई करेगा? डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट। अभी हम लोग डायग्राम बनाएंगे और चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, इसी फॉर्मेट में आपको आंसर अपना रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे। यहाँ पर डिफाइन आप क्या करेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है, ये आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे।
देखिए मैं पूरा तो आपको नहीं लिख कर बता सकता, लेकिन मैं आपको फॉर्मेट बता सकता हूँ किस तरीके से आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि हम एक डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को किसी वेक्टर के साथ लिंक करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। उसके बाद उस डीएनए को हम लोग किसी होस्ट के अंदर डाल देते हैं, किसके लिए, क्लोनिंग के लिए। ये हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि फिर आप बताएंगे कि पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था। तो आपको याद होगा, मैंने कल आपको बताया था हर्बर्ट एंड बोयर ने। किसने, हर्बर्ट एंड बोयर ने क्या किया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। उन्होंने क्या किया था कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ा था सल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ। किसके साथ जोड़ा था, सल्मोनेला बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ उन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लिंक किया था। तो ये थोड़ा सा एडिशनल मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हो गया आपका 2 पॉइंट। उसके बाद आप बताएंगे कि स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से यहां पर स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो पहला स्टेप यहां होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहला स्टेप क्या है आपका, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इस आइसोलेशन में आपके 2 डीएनए आइसोलेट करेंगे। एक तो आपका डिजायर्ड डीएनए होगा, और आपका यहां पर क्या होगा, वेक्टर डीएनए होगा। आपको दोनों डीएनए को क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड कहां पर होता है, प्लाज्मिड ई कोलाई में होता है। तो आपको ई कोलाई से उस प्लाज्मिड को बाहर निकालना है, क्योंकि आप ये सारा काम कहां कर रहे हो, आप ये सारा काम लेबोरेटरी में कर रहे हो। तो ये इन विट्रो प्रोसेस है आपका। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हमें डिजायर्ड डीएनए निकालना है और वेक्टर डीएनए निकालना है। दूसरा काम यहां पर आप करोगे कि डाइजेस्ट करोगे। डाइजेस्ट का मतलब फ्रेगमेंट, आप यहां पर कट करोगे। डाइजेस्ट विद हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। डाइजेस्ट विद हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दोनों को आप सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करोगे, कट करोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको सेम नहीं भूलना है। आपको एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करके अपने डिजायर्ड डीएनए को और उसी के साथ साथ वेक्टर डीएनए को कट करना है। ये आपके 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको जो है लाइगेट करना है। लाइगेट आप डिजायर्ड डीएनए विद वेक्टर डीएनए। लाइगेट डिजायर्ड डीएनए विद वेक्टर डीएनए। आपको क्या करना है, डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ लाइगेट करना है। तीसरा पॉइंट हो गया। अब इस लाइगेशन के बाद क्या हो जाएगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म्ड। रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म्ड। और सबसे लास्ट आपका पॉइंट है इंट्रोड्यूस्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन सुटेबल होस्ट फॉर क्लोनिंग पर्पज। देखिए क्या क्या आपके पॉइंट थे। पहले आपको आइसोलेशन करना है डीएनए का। अब देखिए एक चीज यहां पर बीच में आप और ऐड कर सकते हैं कि अगर आपका डीएनए फ्रेगमेंट बहुत छोटा है, उसका आप चाहते हैं कि हमें बहुत सारी कॉपी मिल जाए, तो आप एम्पलीफाई कर सकते हैं पीसीआर का यूज करके। क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं पीसीआर का यूज करके। बाकी ये आपके बेसिक पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इसमें आपका डिजायर्ड डीएनए भी रहेगा और वेक्टर डीएनए भी रहेगा। दोनों डीएनए को आपको निकालना पड़ेगा उनके रिस्पेक्टिव सेल से। दूसरा पॉइंट क्या है, डाइजेस्ट विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करके हमें इस डीएनए को भी कट करना है और वेक्टर डीएनए को भी कट करना है। तीसरा पॉइंट यहां पर क्या है कि लाइगेट डिजायर्ड डीएनए विद वेक्टर डीएनए। हमें जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसको हमें वेक्टर डीएनए के साथ क्या करना है, लाइगेट करना है। तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट यहां पर क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म। जब आप दोनों को लाइगेट कर दोगे तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और पांचवा पॉइंट यहां पर क्या है कि इंट्रोड्यूस्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन सुटेबल होस्ट फॉर क्लोनिंग पर्पज। इतनी चीजें जब आप इस हेडिंग में समझाओगे तो ये आपका एक पेज से ऊपर का कंटेंट हो जाएगा, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सफिशियंट है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसका आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देना होगा, तब आपका ये आंसर जाकर कहीं कंप्लीट होगा। तो देखिए डायग्राम आप कुछ इस तरीके से बनाओगे। बहुत ही वेल लेवल्ड, नीट एंड क्लीन आपको डायग्राम देना होता है एग्जाम में, क्योंकि डायग्राम से ही आपके आधे मार्क्स तो वहीं पर जो है आपको मिल जाते हैं। अगर आपका डायग्राम जो है नीट एंड क्लीन है, अगर आपका डायग्राम नीट एंड क्लीन है तो आपको आधे मार्क्स वहीं पर मिल जाएंगे। अब देखिए ध्यान से कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। ये है आपका एक डीएनए सेगमेंट। क्या है आपका एक डीएनए सेगमेंट।
और ये है आपका वेक्टर डीएनए। ये क्या है आपका वेक्टर डीएनए। इस सेगमेंट को हमें कट करना है, ये है हमारा डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट। तो हम क्या करेंगे, दोनों को डाइजेस्ट करेंगे, किसकी हेल्प से, डाइजेस्ट विद हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। वो भी कैसे होने चाहिए, सेम, डाइजेस्ट विद हेल्प ऑफ सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। तो यहां पर ये हमारा पोर्शन आ गया कट होकर के, ये क्या हो गया, हमारा पोर्शन आ गया कट होकर के। और यहां पर आपका कट गया है, यहां पर आपका क्या कट गया है, आपका वेक्टर डीएनए। ये आपका वेक्टर डीएनए, ये था आपका वेक्टर डीएनए, ये है आपका डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, ये है आपका वेक्टर डीएनए। अब दोनों को आप लाइगेट करोगे किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से आप दोनों को क्या करोगे, लाइगेट करोगे। लाइगेट करने के बाद आपका बनेगा यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये आपका बन गया आर डीएनए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर डीएनए। अब आप हम लोग इसको रिकॉम्बिनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो सोर्स के डीएनए हैं। आप समझिए यहां पर दो अलग अलग सोर्स के डीएनए हैं। ये हमने कहां से लिया, ये हमारा जो पोर्शन है ये किसका है, ये डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है। और जो बचा हुआ पोर्शन है ये आपका क्या है, ये वेक्टर का पोर्शन है। किसका पोर्शन है, आपका वेक्टर का पोर्शन। मैं कह रहा हूं कि ये वेक्टर क्या है, आपका प्लाज्मिड है। क्या है, प्लाज्मिड है, क्योंकि एनसीईआरटी भी प्लाज्मिड का ही एग्जांपल लेकर के आपको समझाना चाहती है। तो ये हो गया आपका जो है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप करोगे इसको इंट्रोड्यूस्ड। क्या करोगे, इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट सेल, इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट सेल। मान लीजिए मैंने एक बैक्टीरियल सेल लिया है, हमने इसमें क्या किया, ये हमने इंट्रोड्यूस्ड कर दिया इसको। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब देखिए ध्यान से, ये हमने होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जब ये बैक्टीरिया सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, बाइनरी फ्यूजन करके 1 से 2 होगा। जब ये बैक्टीरियल सेल बाइनरी फ्यूजन करेगा और यहाँ पर 1 से 2 होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये हुआ, इसने ये 1 से इसने 2 अपना बना लिया, 2 बैक्टीरियम में डॉटर बैक्टीरिया आपके बन गए। इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे ये आपका डिवाइड कर रहा है बैक्टीरिया, वैसे वैसे ही क्या हो रहा है कि आपका जो डिजायर्ड डीएनए है जो आपने डाला था इस बैक्टीरिया के अंदर, उसका भी नंबर बढ़ रहा है, उसका भी नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 1 है, ये डिजायर्ड जीन आपका डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट 1 है। लेकिन जैसे इसने बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज हुआ, वैसे ही आपका क्या हो रहा है, डीएनए का सेगमेंट का भी नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग। क्या बोलते हैं, आपका जीन क्लोनिंग आपका यही है। इसी स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, जीन क्लोनिंग। तो ये आप इतना पूरा मैटर लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, आपका आंसर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। अब आपके वहाँ पर जो है एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना नीट एंड क्लीन डायग्राम आप बना सकते हैं, उसी हिसाब से आपको नंबर वहाँ पर मिलेगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में तो वो यही है। इसी प्रोसेस के इर्द गिर्द आपके सारे प्रोसेस हैं। इसी में आपके सारे एंजाइम का यूज है, चाहे वो मैं बात करूँ वहाँ पर आपका एंडोन्यूक्लियस, चाहे हम लोग लाइगेज की बात करें, सारे एंजाइम का यूज इसी प्रोसेस में आपका हो जाता है। इसलिए ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। और आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछता है, तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है कि एक्सप्लेन करिए PBr 322, जो आपका प्लाज्मिड है, उसे हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। उसका हमें क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं वो चीज़ें आपको वहाँ पर समझानी होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि हमें PBr 322 को एक्सप्लेन करना है। देखिए सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं रहा है। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको सारे तरीके, सारे वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएँ, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी चीज़ों को डील कर रहे हैं। पहला यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन PBr 322 क्वेश्चन है आपका। एक्सप्लेन PBr 322। तो ये जो आपका PBr 322 है, ये क्या है आपका, एक क्लोनिंग वेक्टर है। क्या है आपका, एक क्लोनिंग वेक्टर है। अब हमें एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले इसके डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए 12th लेवल, कभी कभी होता क्या है ना, हम लोग
एनसीईआरटी में इसका डायग्राम देखकर डर जाते हैं, इसमें है कुछ नहीं, ये बहुत ही आपका नॉर्मल सा है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये याद हो जाएगा। ये है आपका मान लीजिए PBr 322। यहाँ पर क्या होता है PBr 322 में दो आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। क्या होते हैं, आपको ध्यान से सुनते रहिए, दो आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, जिसमें आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, क्या है आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। और यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम ORI कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक यहाँ पर रोप रीजन होता है, क्या होता है ROP रीजन, रोप रीजन। इसका फंक्शन क्या होता है, ये ऐसी प्रोटीन बनाता है जिससे इसके रेप्लिकेशन में हेल्प होती है। अब देखिए ध्यान से, जो हमें समझने वाली बात है यहाँ पर वो क्या है कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट आपका जो जीन है, जो ये आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, इसमें दो एंजाइम के क्या है आपके रिकॉग्निशन साइट है, दो एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट है, जिसमें आपका BAM-H1 और SALL1 ये है आपका। और यहाँ पर दो ही एंजाइम के जो है रिकॉग्निशन साइट किसमें है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाले जीन में, इसमें PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट। ये याद करने का एक तरीका है आपका, PBU फर्स्ट PST फर्स्ट, जिससे आपको भूलता नहीं है। रोप वाले रीजन में भी एक रिस्ट्रिक्शन आपका एंडोन्यूक्लियस का साइट है, जिसको हम लोग बोलते हैं PBU सेकेंड। क्या बोलते हैं, PBU सेकेंड। ऊपर एक यहाँ पर रीजन होता है, यहाँ पर भी आपके कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साइट होते हैं, जैसे आपका HIND3 CLA फर्स्ट, CLA फर्स्ट और EcoR1, EcoR1। ये पूरा डायग्राम किसका है आपका, PBr 322 का। आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि PBr 322 क्या है, तो आप कहेंगे ये क्लोनिंग वेक्टर है। क्या है, आप एक क्लोनिंग वेक्टर है। इसमें हम कोई फॉरेन आपका जीन क्या करते हैं, किसी भी फॉरेन जीन को हम इसमें ला करके लिंक कर सकते हैं, किसी भी फॉरेन जीन को हम इसमें ला करके लिंक कर सकते हैं। कहाँ कहाँ हम लिंक कर सकते हैं, तो आप टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन में यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, या फिर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट रीजन में यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन में कोई जीन ला के लिंक कर दूं, तो आपको कौन कौन सा एंजाइम यहाँ पर यूज करना है, या तो आप इसको यूज कीजिए या आप इसको यूज कीजिए, क्योंकि इन्हीं एंजाइम के रिस्ट्रिक्शन साइट इस वाले रीजन में प्रेजेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाले रीजन में क्या करूं, ला करके आपका जीन लिंक करूं, तो आप यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर ये वाला एंजाइम यूज कर सकते हैं या फिर ये वाला एंजाइम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों एंजाइम के रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर प्रेजेंट है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए, क्योंकि ये डायग्राम आप देख करके डर जाते हो, क्योंकि इसमें डरने वाला जैसा कुछ है ही नहीं, बहुत ही ईजी आपका डायग्राम है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ये है क्या, तो ये एक क्लोनिंग वेक्टर है। क्या है, क्लोनिंग वेक्टर। ये डायग्राम आपसे बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2019 में, अभी रिसेंट का आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस डायग्राम को देने के बाद आप क्या क्या समझाओगे कि इस पूरे आपके क्लोनिंग वेक्टर में कौन कौन सी चीजें हैं, तो सबसे पहले आप बताओगे कि यहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। क्या है आपका, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का फंक्शन क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का फंक्शन क्या है कि यहीं से आपका क्या होता है, रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। रेप्लिकेशन की शुरुआत कहाँ से होगी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। अगर आपको कोई भी डीएनए ला करके लिंक करना है, आप चाहते हैं कि वो रेप्लिकेट करे, तो आपको इसी रीजन में ला करके आपको लिंक करना पड़ेगा। तो पहला क्या हो गया आपका, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा आप यहाँ पर क्या कहोगे कि सेलेक्टेबल मार्कर जीन है। यहाँ पर क्या है आपके, सेलेक्टेबल मार्कर जीन, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। अभी आपको मैं इसका मतलब समझाऊंगा कि हम लोग इसको सेलेक्टेबल मार्कर क्यों बोलते हैं। देखिए ध्यान से, सेलेक्टेबल मार्कर जीन में आपके यहाँ पर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। पहला है आपका एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और दूसरा है आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरा आपका क्या है यहाँ पर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब इसको हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर क्यों बोल रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा।
सिलेक्टेबल मार्कर हम लोग इसलिए बोलते हैं, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर, ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया है, ये है कोई एक बैक्टीरिया है, ये है उसका क्रोमोसोमल वाला पार्ट है, और ये हमने क्या किया है कि एक रिकम्बिनेंट डीएनए बना करके इसके अंदर डाल दिया, एक रिकम्बिनेंट डीएनए बना करके इसके अंदर, ध्यान सुनिएगा, क्या किया हमने कि हमने इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाले रीजन में कोई डीएनए ला करके लिंक कर दिया, मैं यहाँ यहीं पर बना दे रहा हूँ। मान लीजिए हमने क्या किया कि इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाले रीजन में हमने कोई डीएनए ये ला करके यहाँ पर लिंक कर दिया, ये हमने लिंक कर दिया। अब इस लिंक करने की वजह से क्या हुआ कि जो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था, जो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस शो कर रहा था, वो शो करना बंद कर देगा, क्योंकि उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था उसको हमने कट कर दिया, पहले क्या था कि ये जीन था, अब जीन है तो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, तो इस बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, किसके खिलाफ, टेट्रासाइक्लिन खिलाफ। टेट्रासाइक्लिन क्या है, एंटीबायोटिक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर इसके डीएनए को, इस जीन को हमने कट किया और यहाँ पर हमने जो है फॉरेन डीएनए को लाइगेट किया, तो जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी हट गई, वो प्रॉपर्टी क्या हो गई, हट गई। अब आप सोचिए कि हमने ये हमारी कंडीशन है कि हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाले रीजन में क्या किया है, एलियन डीएनए को लिंक कर दिया है। अब जब मैं इस बैक्टीरिया को ट्रीट करूंगा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से, जब मैं इस बैक्टीरिया को ट्रीट करूंगा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से, तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि इसके पास जो रेजिस्टेंस था, जो उस जीन के कारण आ रहा था, उस जीन को हमने कट करके निकाल दिया है और उसकी जगह पे हमने अपना कोई डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को ऐड कर दिया है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर जीन। क्या बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। ये किस में सिलेक्ट करता है, ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में सिलेक्शन करता है। किस में सिलेक्शन करता है, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में ये आपका सिलेक्शन करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझानी है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूरा बना करके चीज़ों को आपको यहाँ पर समझाना है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। अब ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से वाइंड अप हो चुका है। अगर आप इतने क्वेश्चन भी अगर आप जो है रिवाइज कर लेते हैं, टाइम से उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम के आने वाले हो जाएंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब आपके 3 से 4 चैप्टर और बचे हैं, जो बहुत ही विद इन वीक मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दे दूंगा। फिर हम लोग इसके मॉडल आंसर सॉल्व करेंगे, एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, फिर आपका पूरी तरीके से बोर्ड का जो प्रिपरेशन है, जो हमने एक शॉर्ट टर्म में स्टार्ट किया था, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको कराया गया है उसको करते रहिए, चैनल साथ बने रहिए, और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं।